अब वो चले तो तब जब राइफल हो। खैर उनको काफी समझाने और धमकाना जो भी था करने के बाद मैंने कहा जाओ कोने में रखी राइफल उठा लो और चलते। हमने जैसे ही टोका, कौन टोकते ही तुरंत वहां से फायर आया। तो हमने कहा भाई ये तो आज तो सही से मौके पर आ गए हम लोग, नहीं आते तो ये गड़बड़ हो जाती जी। और उस समय मैंने, और धीरे सिंह का मुझे पता था ढीला सिपाही है, मैंने उससे कहा रिवॉल्वर से काम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पहलवान और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक नई क्रांति से। और आज मेरे साथ रिटायर्ड डीएसपी श्री रमनपाल जी पुलिस से, और बहुत ही कर्मठ जिन्हें कहते हैं अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा पदक पुलिस के लिए होता है राष्ट्रपति पदक, वो भी मिल चुका है। तो मैं आज इनसे चर्चा करूँगा। तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर आपकी जो जर्नी लाइफ की रही है, कैसे कैसे मतलब आपकी जो पढ़ाई लिखाई शुरू, पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा। जी, मेरा गांव सिसोना है, जिला मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। और मेरी बेसिक शिक्षा 5वीं तक गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद 6ठी से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में मैं रहा, हॉस्टलर रहा इंटरमीडिएट तक। और उसके बाद एमएससी तक मेरी पढ़ाई डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में हुई। और फाइनल ईयर में मेरा सिलेक्शन नेवी में हो गया था, सब लेफ्टिनेंट। लेकिन ऐसी बीमारी के लिए रिजेक्ट हुआ जो आज तक नहीं है, वो एक अलग विषय है। मगर दिमाग में पहले से ही ये था कि पहननी वर्दी ही है। अब उधर से रिजेक्शन के बाद फिर उसी दौर में सब इंस्पेक्टर के फार्म भरे जा रहे थे, तो हमने कहा वो वर्दी नहीं तो ये वर्दी सही, पहननी वर्दी है। तो हमने सब इंस्पेक्टर का फार्म भर दिया और ईश्वर की कृपा से फिर सब इंस्पेक्टर हो गए और पुलिस की यात्रा प्रारंभ हो गई। तो सर मतलब जो आपकी पढ़ाई रही है उस समय के कुछ यादगार दोस्त या कुछ ऐसे पल आपकी लाइफ के जिन्हें आप याद करना चाहें? उस पढ़ाई के दौरान पढ़ाई के दौरान के तो बहुत से पल हैं। स्कूल लाइफ मतलब कुछ खास पल जिन्हें आप संजो कर रखना चाहते हैं हमेशा। अब वो वैसे तो एक एक पल होता है, लेकिन हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण था डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में। एक चुनाव होता है अध्यक्ष का, छात्र संघ अध्यक्ष। तो लोग हमको बनाना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन उन दिन हो चुका था सब लेफ्टिनेंट के लिए। तो मैंने मना कर दिया, इलाहाबाद में था मैं उस समय, वहीं से फ़ोन पे मना किया कि भाई मैं तो नहीं। तो बोले तुम नहीं तो कौन? तो फिर मैंने, अपने एक मित्र थे लॉ में पढ़ रहे थे, यशपाल पवार, मैंने उनका नाम सजेस्ट किया। वो मुश्किल से तैयार हुए और तैयार होने के बाद उनको हमने वो चुनाव लड़वाया। और वो चुनाव बड़ा रोमांचक रहा, बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे। और इस तरह के भी मौके आए कि फोर्स विल मीट बाय फोर्स, उस तरह की बातें हुई। ऐसा कुछ हुआ कि भाई गुंडों से निपटने के लिए या तो खुद गुंडा बनना पड़ेगा या गुंडों की मदद लेनी पड़ेगी। खुद गुंडा बनना महंगा सौदा है, तो लोहे को लोहे से काटा गया। बहुत से ऐसे मौके आए और ईश्वर ने मदद की और यशपाल पवार अध्यक्ष भी हुए। और हम उस समय वो भाषण देते थे तो हम डरते रहते थे कि पता नहीं क्या बोलना है। और फाइनली अगर कुछ 19-20 बोलते थे तो हमको समेटना पड़ता था अपने भाषण में बाद में। लेकिन बहुत अच्छा उनका यात्रा रही। और वो वो दौर बड़ा हमारा इस तरह का रहा है कि जिसको जिंदगी भर याद रहेगा। तो सर जो ये पुलिस की जो सर्विस की तरफ आपका जो रुझान कैसे मतलब गया? वो तो मैंने आपको बताया कि मेरा मन में ये था कि पहननी तो हमको वर्दी ही है और देश की सेवा करनी है। और मन में ये आया जब उधर से रिजेक्शन हो गया सब लेफ्टिनेंट में मेडिकली, जो मैंने कहा कि वो जो बीमारी आज तक भी नहीं है जिसके लिए हुआ। तो जब वहाँ से रिजेक्शन होगा तो ये हुआ देश सेवा का दूसरा काम है, वो बॉर्डर पे सेवा करते हैं तो हम इंटरनल सिक्योरिटी में सेवा करेंगे। और इसी मानसिकता के साथ हमने पुलिस सेवा ज्वाइन की। मतलब एक जुनून आपके अंदर जो देश सेवा का जुनून पहले से रहा है। बचपन से हमारे गांव के पास में थोड़ा सा आगे रुड़की में आर्मी का कैंट है। बचपन से ही हमारे स्कूल के सामने से आर्मी की गाड़ियां जाती थी तो हम गाड़ियों को ही सलूट किया करते थे। तो मन में एक जज्बा था कि भाई देश सेवा करनी है। और हमने कभी इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा, साइंस साइड के स्टूडेंट होने के बाद भी इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा।
कि भाई हमें तो फौज में जाना है। तो परिवार में कुछ है बैकग्राउंड ऐसी है जो देश सेवा से कुछ इस तरह के, या देश सेवा में पुलिस मेरे बड़े भाई साहब थे, वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में सीनियर अंडर ऑफिसर थे एनसीसी के। 62 की वार में उनका एनसीसी कोटे में सिलेक्शन हुआ था। और वो चूंकि दो परिवारों में अकेले थे, वो बड़े थे हमसे, 14-15 साल बड़े हैं भाई साहब, डॉक्टर केपी सिंह। और वो सेलेक्ट हो गए, बस सेलेक्ट होते हुए घर होते हुए चले गए। हमारी माता जी थोड़ा सा ज़्यादा अफेक्शनेट थी, तो उन्होंने कहा भाई नहीं जाओगे। और माता की जिद के सामने सेलेक्ट होने के बाद भी वो पायलट ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे 62 में, वो नहीं जा पाए। तो हम भाई साहब से कहा करते थे कि आप नहीं गए, आपकी जगह को हम पूरी करेंगे और हम जाएंगे। मतलब उनकी जो इच्छा थी उसको मैं पूरा करने का, माँ की ममता के आगे बड़े भाई को जो अपनी इच्छा कुर्बान करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो पुलिस की सर्विस करते हुए कुछ खास अनुभव आपके ऐसे रहे हों कि पुलिस में जैसे होता है भाई, हर तरह की कुछ चुनौतियां भी होती हैं, कुछ हर्डल्स भी आते हैं। देखिए, वर्दी की सर्विस कोई भी हो, वो चुनौतीपूर्ण होती ही है अपने आप में। और चुनौतियां स्वीकार करना, जो स्वीकार करता है वही इस वर्दी को पहनता है, वरना हल्के फुल्के आदमी को वर्दी पहननी भी नहीं चाहिए। ये वर्दी का भी अपमान होगा और वो अपना कार्य भी ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा। जो वर्दी के चैलेंज को स्वीकार करता हो, वो अच्छी तरह से ठोक बजा के आए, वर्दी पहने, और फिर वर्दी के जो कर्तव्य है उनको निभाने का प्रयास करे। तो चुनौतियां तो बहुत आई, और अपने कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर की कृपा के साथ वो सबसे पार हुए। कभी कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आई कि हमको कोई नीचा देखना पड़ा हो। अगर किसी शायर की दो लाइन मेरे याद आ रही हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। जी जी, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक कह रहे हैं। वही चीजें आपके दिमाग में ऐसी रही हो मेरे ख्याल, तब आज इस मंजिल पे आप पुलिस की पे या पहुंचे, और एक अच्छी रैंक पे डीसीपी। एक मैं किस्सा बताऊं, जब हम प्रोबेशनर थे, ट्रेनिंग से एटा में पोस्टिंग हुई हमारी। एंटी डकैती एरिया था वो, डकैत थे और एंटी डकैती के लिए यंग ऑफिसर्स को वहाँ पोस्ट किया गया था। तो हमारे एसएसपी थे विक्रम सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जिस विभाग का आए उसमें सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, प्रमोशन है, मेडल हैं, और बाद में बोला उन्होंने जलालत भी है, जैसे काम करोगे वो मिल जाएगा। तो और जलालत बोले अगर कुछ नहीं करोगे तो भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन बाकी जो चीजें बताई हैं वो आपको उस लाइन पर काम करना पड़ेगा। कोई स्विच नहीं है, ऑन ऑफ किया आपको मेडल मिल जाए, ऑन ऑफ किया आपको प्रमोशन मिल जाए, उस लाइन पर आपको काम करना पड़ेगा। जलालत के लिए कुछ नहीं करना पड़ता ना, कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी अगर आप कुछ भी करोगे। निकम्मे आदमी को कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। सर्विस के दौरान कुछ चीजें आपकी ऐसी यादगार रही हों कि भाई, जैसे क्योंकि बैड एलिमेंट्स भी होते हैं कई बार, उनसे भी टकराना पड़ता है, कुछ इस तरह के इंसिडेंट आपके? जी बता रहा हूँ। तो उसी समय हमारे मन में ये आ गया था कि आपने जो चीजें बताई हैं उन सब में से हमको छांट के मेडल और प्रमोशन ही लेना है। जी। और उसी लाइन पर काम करना शुरू किया, और ईश्वर की मदद से वो दोनों चीजें प्राप्त हुई। प्रमोशन भी मिला, मेडल भी मिला। और जीवन में यादगार चीजें होती हैं, तो यादगार बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आई जहां ईश्वर ने बहुत मदद की। एक पनवारी कांड हुआ आगरा में, जहां 600-700 पुलिस वाले और पूरे जनपद की पुलिस के बावजूद हम लोगों को आर्मी अलर्ट करनी पड़ी थी। एक बड़ा जातीय दंगा था उसमें, हम लोग, जीवन की सबसे बड़ी घटना थी, और हम लोगों को बस किसी तरह से पार कर पाए उसे, और ईश्वर की मदद हुई, और थोड़ा सा अपना साहस भी था, वो उससे पार हुए। और उसमें कौन सा ऐसा आयोग था, कौन सी ऐसी संस्था थी जो नहीं गई, लेकिन उसमें हम लोगों को पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई, और उस चीज को निपटा पाए। और तो इस दौरान जैसे मैंने देखा है पुलिस में कई बार, मतलब जीवन के लिए भी खतरा बन जाता है कई बार सर्विस के दौरान। तो कुछ इस तरह का कभी ऐसा आपके जीवन में ऐसा हुआ कभी? कुछ जी बहुत बार हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि 84 की बात है ये, कि उन टीवी वीसीआर नए आए थे, तो इत्तेफाक से हमारे यहाँ था, तो जब टीवी लग जाता था तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। उस दिन हमारे यहाँ टीवी पे पिक्चर आ रही थी और काफ़ी लोग इकट्ठे थे, और हमको भी लगा थाने तक खबर पहुंच जाती है आज तो पिक्चर लगी हुई है। तो हमने कहा भाई ये तो आज तो ढीले पड़ जाएंगे हमारे जवान। मैं चौकी इंचार्ज था, तो मैंने कहा बच्चों से कहा आप तो पिक्चर देखिए, और मैं जरा निकल लिया।
तो मैं सिविल ड्रेस में ही वहीं से उठा और एक मोटरसाइकिल से ना जाके, रात को कई बार हम कर देते थे, मोटरसाइकिल की आवाज़ बुलेट की उस समय दूर दूर तक आती थी, तो पता लग जाए बदमाशों को कि पुलिस आ रही है, तो हम कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। उसी एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक रिक्शा वाला घर पे ही, दरवाजे खुले रहते थे, पिक्चर देख रहा था, उससे कहा मैंने कि बाद में पिक्चर देखना, तो चला मैं घुमा के ला, और पैसे देते थे उसको, ऐसा नहीं कि वो पिक्चर देख रहा है इसलिए घुमा के लाए। उसको लिया हमने, निकल गए, और मैं रिक्शा से और सिविल ड्रेस में, रिवॉल्वर लगी हुई थी, पहुंच गया। तो मैंने देखा जो मैंने सोचा था वही मिला। एक आउटर स्कर्ट पे मंदिर था, वहां हमारे 2 गश्त वाले सिपाही, दोनों राइफल कंधे के सिर के नीचे रखे हुए सो रहे। तो मैंने पहले उनकी राइफलें उठाई और छुपा दी राइफलें, वो तब भी आंख नहीं खुली उनकी। और उसके बाद फिर मैंने उनको जगाया, मैंने कि भाई चलो, धीरे सिंह तुम कैसे, धीरे सिंह मुझे नाम अभी याद आ रहा है, तो मैंने, तुम कैसे सो रहे हो हैं? अरे नहीं सर, ऐसी झपकी आ गई, फलाना आ गया, खैर जो भी हुआ। अब वो, मैंने चलो मेरे साथ चलने गश्त में। अब वो चले तो तब जब राइफल हो, खैर उनको काफ़ी समझाने और धमकाना जो भी था करने के बाद मैंने कहा कि कोने में रखी राइफल उठा लो और चलते हैं। राइफल उठा के हम चले। आप ये समझिए हम खाली 500-600 मीटर ही गए होंगे, तो हमको एक नाला बहता था आउटर स्कर्ट पर, कस्बे के, गंजडुंडवाड़ा कस्बे की बात है, वहाँ हमको बीड़ी की चमक दिखाई दी। तो हमने कि रात के 12-1 बज रहे हैं अब, और ये बीड़ी की चमक यहाँ कहाँ से? तो हमें ध्यान गया, हमने जैसे ही टोका, कौन टोकते ही तुरंत वहां से फायर आया। तो हमने कहा भाई ये तो आज तो सही मौके पर आ गए हम लोग, नहीं आते तो ये गड़बड़ हो जाती जी। और उस समय मैंने, और धीरे सिंह का मुझे पता था ढीला सिपाही है, मैंने उससे कहा रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा, मैंने उसकी राइफल ली और रिक्शा की आड़ ली। रिक्शा वाले को कहा तू भाग, रिक्शा वाला भाग गया और हम लोग रिक्शा की आड़ से धड़ाधड़ हम लोगों ने जब फायर किए, तो फायर करने के बाद जबकि स्पीड से फायर हुए, तो उनको लगा कि आज तो सही मौके पे घिर गए हो तुम, और वो बदमाश वहां से भागे। और भागने के बाद फिर काफ़ी देर बाद हम थाने वाने से और फोर्स लेके जब रैकी वैकी करी, तो असला भी मिले, सब चीज़ मिली। और बहुत बाद में पता लगा जी। कि साहब वो एक लाला के यहाँ डकैती डालने आए थे कस्बे में, और यदि वो तत्कालिक हम लोग उस समय ना होते तो वो डकैती पड़ी गई होती, और एक बदमाश के हाथ में गोली लगी थी जी। और वो अपना इलाज कराने अपनी ननिहाल में, उसी जनपद में दूसरे बागवाला थाने में पहुंच गया था। और जैसे ही उसका हाथ ठीक हुआ, तो उसने उन गांव वालों को, अपने ननिहाल वालों को धमकाना शुरू किया जी। कि तुम किन में हो, हमने तो पुलिस से झटका लिया है। और जब वो गांव के लोग उस थानाध्यक्ष के पास आए, उन्होंने कहा जी एक आदमी आया हुआ अपनी ननिहाल में, वो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो उन्होंने हमको बताया कि यार ऐसे ऐसे बता रहा है कि वहाँ का रहने वाला, कि पुलिस से झटका लिया। तो हमने कहा यार उसको ले आओ, घेर लो। जब उसको पकड़ा गया जी, तब उसने बताया कि मैं भी उस घटना में था, और वहीं से वो घटना खुली पूरी। तो 15-16 लोग थे उस समय, 15-16 लोग, मतलब, और वो 3 लोगों के झटका नहीं झेल पाए, तुरंत कार्रवाई ईश्वर की मर्जी से। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, हाँ, लेकिन ये एक इंसिडेंट था जो यदि हम लापरवाही कर गए होते, हम भी पिक्चर देख रहे होते, तो शायद डकैती पड़ी होती। कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। तो सर, मतलब अगर राष्ट्रपति पदक जो आपको मिला, उसके बारे में क्या, मतलब जी, वो तो राष्ट्रपति पदक हमको ओवरऑल और सर्विस जो हमारे आउटस्टैंडिंग था या अभी एक्सीलेंट था। आप रिटायर्ड हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जो आपकी दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, वो किस प्रकार चल रही है? मैं मई 2018 में रिटायर हुआ था। उसके बाद बेटा यूएस में रहता, उसने कहा कि आप तक आपका बहाना था कि आप सर्विस की वजह से नहीं आ पा रहे, अब मैं कह रहा हूँ अब आप आ जाइए मेरे पास, वरना इसके बाद नहीं कहूँगा। तो पहले तो 5-6 महीने मेरे इस तरह निकल गए, बेटे के पास यूएस गया, जी। और वहाँ घूमने के बाद, और क्या जाए उसका उलाना उतारा, और जाना भी था बच्चों के पास। वहाँ होने के बाद फिर मैंने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गाजियाबाद ज्वाइन किया। ओके। और गाजियाबाद में 65 की एज तक मैं रहा, चूँकि गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का एमएचए के अंडर था, वो 65 तक ही रहता। 65 में वहाँ से रिटायर हुआ। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को अप टू एडिशनल एसपी रैंक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सरकारी वकील और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह को भी साइबर की ट्रेनिंग वगैरह देते थे। और बाकी ये हमारा जो गाजियाबाद का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेररिज्म है, तो टेररिज्म से जुड़ी हुई ट्रेनिंग वहाँ दी जाती थी। तो उसके बाद जब रिटायर हो गए, तो फिर हमको लगा कि भाई ईश्वर ने हाथ पांव सलामत रखे हैं, तो कुछ करने को रखे हैं, रिटायरमेंट तो नहीं होना है। तो फिर हमने एक और कंपनी ज्वाइन की हुई है मैंने, और पैन इंडिया कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में ऑफिस है, जिसका हमारा हेडक्वार्टर बेंगलोर है, बट मेरा ऑफिस यहाँ सेक्टर 58 में है।
वहाँ जीएम विजिलेंस अभी लगा हुआ हूँ, मैं अभी वर्किंग हूँ। और जब तक मुझे अच्छा लगेगा, कंपनी को अच्छा लगेगा, ईश्वर की कृपा होगी, तब तक ये सेवा चलती जी। रहेगी। और तो- अभी वर्किंग हूँ। तो मैंने मतलब जैसा पढ़ा है आपके बारे में कि आप कवि भी हैं, तो ये कविता का शौक कहाँ से है? जी, ये उस दौर से शुरू हुआ जब मैं रिजेक्ट हुआ आर्मी से। ओके। जब आर्मी से रिजेक्ट हुआ, मन में इच्छा थी फौजी बनने की, फौजी नहीं बने तो दाढ़ी बढ़ गई, और ठेलियों पे लिखी हुई शायरी देख देख के शेरो शायरी करना शुरू किया। वहां से शुरुआत हुई, और एमएससी फाइनल में मैं अपने कॉलेज की वीणा पानी मैगजीन का स्टूडेंट एडिटर रहा। तो लिखना पढ़ना तो शुरू हो गया था, बट पुलिस में उतना समय नहीं मिल पाता और माहौल भी नहीं होता, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद फिर जैसे ही माहौल मिला, तो माता सरस्वती की कृपा हुई और पुनः लिखना शुरू किया। इस समय 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित होकर आ चुकी हैं पोएट्री की। मैं समसामयिक विषयों पर लिखता हूँ, और तीसरी मेरी प्रकाशन में है, और वो इसी महीने आने वाली है। तो शुरुआती दौर की कोई कविताएं, एक दो लाइन, मतलब आप जो शुरुआती दौर की। शुरुआती दौर की तो वो स्टूडेंट लाइफ की हैं साहब जी। वो इस उम्र में मैं सुनाता हूँ, चलिए। और वो मैंने एक कविता लिखी थी, कविता कहिए गीत कहिए, कि अभी हम हाथ ही हाथों में लिया करते हैं जी। और बात भी आंखों ही आंखों में किया करते हैं। हमें कासिद पे भरोसा ही नहीं होता, जी। सिर्फ नजरों से ही पैगाम दिया करते हैं। तो ये छात्र जीवन की कविता थी। छात्र जीवन की कविता। आज ये रिलेवेंट सी लग रही होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये आज भी उतनी ही है जितनी तब थी। महज उम्र तो मैं काउंटिंग है, कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी होती है। और आज की कविता, अगर आज के माहौल पे मैं 4 लाइन अगर आपसे सुनना चाहता आज के माहौल पे सुनाओ, या जो मुझको बहुत अच्छी लगती हूं, है जो वो आपको अच्छी लगे। मुझको जो मेरी पसंद की है। मैं एक जगह जन्माष्टमी पे गुजर रहा था, एक जगह से, मंदिर के पास से, तो वहां एक गाना चल रहा था, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो मुझे लगा ये धुन तो ठीक है, लेकिन गाना कुछ तर्क संगत नहीं लगा। शाम से चूड़ी बिकवा रहे शाम हैं, को चूड़ी बिचवा रहे हैं। वही सोचते सोचते, लखनऊ की बात है, तो मैं सोचता सोचता लखनऊ पुलिस लाइन से, और वहीं बड़े हनुमान जी का मंदिर है कि 1 किलोमीटर पे पैदल ही चला गया। मैं गाड़ी भी नहीं ली, विधानसभा में रुका हुआ, विधानसभा के पास जो अपना रॉयल होटल है वहां रुका हुआ था, किसी विधायक मित्र के यहाँ। और मुझको कुछ लाइनें ईश्वर की कृपा से याद आ गई। मेरे पे कोई कागज नहीं था जी। मेरठ का रिजर्वेशन कराया था, तो मेरे पास 2 कागज आ गए थे रिजर्वेशन के। एक मैं खराब नहीं करता हूँ, तो वो रखा हुआ था, फिर काम आएगा। मेरी जेब में वो कागज था, पर्स पे लिख के मैंने मोटा मोटा वहीं लिखा। अच्छा। और रात को ही जाके फिर अपने कमरे में जी, वो उसको पूरा किया। तो वो एक छोटी सी मेरी जी, कृष्ण भक्ति की झलक उसमें मिलती है आपको। स्वागत। जहां देखा वहीं है पाया, श्याम मन में है मेरे समाया। जहां देखा वहीं है पाया, श्याम मन में है मेरे समाया। हुआ जन्म जेल में जिसका, हुआ जन्म जेल में जिसका, नहीं दिन वहाँ एक बिताया। जहाँ देखा वहीं है पाया, श्याम मन में है मेरे समाया। और इस अंतिम कविता का जो आखिरी बंद है, वो आज के माहौल पे है। जी। बढ़ रही तपिश पापों की, बढ़ रही तपिश पापों की, कब होगी तेरी छाया। जहाँ देखा वहीं है पाया, श्याम मन में है मेरे समाया। बहुत अच्छी। तो सर, आजकल जो लाइफ आपका जो चल रहा है, लाइफ साइकिल आजकल मतलब अभी की हम बात करें तो, जी जी, तो वो किस तरह से मतलब आपका? जी, मेरा 5 डेज वीक है। ऑफिस में आता हूँ मैं सुबह, और शाम के 6 बजे तक ऑफिस रहता है। उसके बाद मैं वरिष्ठ नागरिक समाज से जुड़ा हूँ, और वरिष्ठ नागरिक के मेरे वरिष्ठ साथियों ने मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है।
तो मैं यहाँ ऑफिस से जाने के बाद 6:45-7 बजे अपने वरिष्ठ नागरिक समाज की लाइब्रेरी है ग्रेटर नोएडा बीटा 2 में, वहाँ बैठता हूँ। 8 बजे तक वहाँ रहता हूँ। जो भी आवश्यक काम होते हैं, मिलना जुलना लोगों से होता करते हैं, और उसके बाद फिर घर चला जाता हूँ। और 8:15 बजे खाना वाना खा के सो गए, सुबह को फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। शनिवार इतवार को कोई ना कोई सामाजिक कार्य लगा रहता है। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव है, जिसके भी जब मौका लगता है चले जाते हैं। ग्राम पाठशाला से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। लाल बहादुर के नेतृत्व में वो टीम चल रही है, सभी लोग उसमें वॉलंटियर ही हैं। छोटा सा वॉलंटियर मैं भी अपने को मानता हूँ। और वरिष्ठ नागरिक समाज से जुड़ा हूँ। एक वृद्धाश्रम है, मैं उसका भी ट्रस्टी हूँ, तो वृद्धाश्रम में भी सेवा करते रहते हैं। एक एनजीओ से जुड़ाव है, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को भी यदा कदा जो समाज की तरफ से मदद होती है उसमें अपना कदम बढ़ाते हैं। इसी में बस चलता रहता है, और रिटायर अपने को नहीं मान रहे हैं। और एक इंग्लिश की कोटेशन है कि बीइंग ओल्ड इज मैंडेटरी बट फीलिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। तो अभी अपने को ओल्ड फील नहीं कर रहे जी जी, और बस जब तक ईश्वर कृपा है सेवा चलती रहेगी। तो सर अंत में मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी यूथ है, समाज के यूथ है, जो देश की यूथ है, उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज और देश के यूथ को ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो वो अपनी क्षमता को पहचाने, और यदि क्षमता को कम आंकते हैं तो अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, और अपनी क्षमता के अनुसार जो भी कंट्रीब्यूशन देश के विकास और मजबूती में दे सकते हो उसी क्षेत्र में दें। सिर्फ नौकरी के पीछे न पड़े। एक बहुत ही कम परसेंटेज 5 या 6% लोग नौकरी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग देश की सेवा नहीं करते। देश की सेवा कहीं भी रह के की जा सकती है, बॉर्डर पुलिस में, फौज में रह के नहीं की जा सकती। आप राष्ट्र हित में जो भी काम करेंगे वो देश की सेवा होगा, तो राष्ट्र हित में अपनी एनर्जी को लगाएं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने। अंत में दो लाइन युवाओं के लिए मैं चाहूँगा, आप वीडियो समाप्त करने से पहले। हम नए दौर के बच्चे हैं, भारत को दृढ़ बनाएंगे और इस भारत माँ की रक्षा को कि किसी बुलंदी तक जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों, आपने देखा, सुन लिया, रमनपाल जी के विचार भी सुने और इनकी लाइफ भी सुनी, जो लाइफ की स्टोरी रही वो भी इन्होंने बताई, और बहुत ही अच्छी लाइन जो लास्ट में बोली। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार। रमनपाल जी, आपका एक बार से फिर दिल से स्वागत। फिर मौका मिला तो आपसे जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो आप धन्यवाद पहलवान साहब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर।